जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं 3 झूठ और चौथी आफत की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोपहर का वक्त था। सूरज सर पर तपा नहीं रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे मौसम कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अरमान खेत की मेड़ पर बैठा धूल में छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा था, लेकिन उसके दिमाग में चल रहे विचार उससे कहीं भारी थे। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, पर होठों पर मजबूरी से चिपकी हुई मुस्कान, ठीक वही मुस्कान जो कोई इंसान तब पहनता है जब जिंदगी उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही हो और वो दिखाना चाहता हो कि सब ठीक है। अचानक घर के अंदर से मां की आवाज आई, अरमान, जरा जल्दी आओ बेटा, तेरे मामू आए हैं। अरमान ने घड़ी नहीं देखी, लेकिन उसे पता था कि ये टाइम मामू का आने का नहीं है। वो खुद बड़बड़ाया, अब ये नहीं मुसीबत। मामू वही शख्स थे जिन्हें देखकर अरमान अभी तक सबसे ज्यादा घबराता था। वजह? कोशिश कितनी भी कर ले, उनसे झूठ नहीं छिपा पाता था। उनके सामने आते ही वो हमेशा गड़बड़ा जाता था, और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बात वो सबसे ज्यादा छुपाना चाहता था। घर में कदम रखते ही मामू ने उसे अपने अंदाज में घूरते हुए पूछा, कैसा है अरमान, कॉलेज ठीक चल रहा है ना? यही वो सवाल था जिससे पूरा तूफान शुरू होना था। अरमान का गला डूब गया, वो हकला गया, हाथों में पसीना। मां की नजर उस पर टिकी थी। कॉलेज जिसे वो पिछले 3 महीनों से छोड़ चुका था। फीस भर नहीं सकी थी और किसी को पता न चले इसलिए घर से रोज बैग लेकर निकल जाता था कि जैसे क्लास में जा रहा हो। असल में तो वो शहर में छोटे छोटे काम ढूंढ रहा था, कहीं मजदूरी, कहीं पार्सल डिलीवरी, कहीं दुकान पर सामान उतारने में मदद। कमी ये नहीं थी कि पढ़ाई नहीं करना चाहता था, कमी हालात की थी। लेकिन सच्चाई बोलना मतलब मां का दिल टूटना, और छुपाना मतलब झूठ का बोझ। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो बोला, हाँ मामू, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। पहला झूठ निकल चुका था, ऐसा झूठ जिसे वो खुद भी नहीं बोलना चाहता था। मामू का माथा सिकुड़ा। ठीक चल रहा है, फिर 3 हफ्ते से पैसे क्यों नहीं निकाले? हॉस्टल की फीस का संदेश आया था, मैं नहीं भर दिया। अब ये बता, किस बात की दिक्कत थी? अरमान जैसे पत्थर बन गया। उसके शरीर का हर रेशा डर से भर गया। मां की सांस रुक सी लाई थी। वो अचानक ऐसे सच के करीब खड़ा था जहां मौत झूठ को नहीं मारती, सच मारता है। अरमान ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, वो क्लासेस शिफ्ट हो गई थीं और हॉस्टल में रुकना नहीं पड़ रहा था, इसलिए फॉर्मेलिटी में। वो लड़की जो रस्सी पर चलती है और नीचे आग जल रही हो, उसे जितनी मजबूरी से संतुलन बनाना पड़ता है, वैसा ही संतुलन अरमान को अपने शब्दों में रखना पड़ रहा था। मामू ने और कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें गहराई तक उतरती जा रही थीं, जैसे उसे अरमान को खोद के सच निकालना हो। फिर अचानक मामू ने कहा, ठीक है बेटा, कल सुबह मैं तुझे कॉलेज छोड़ने चलूंगा, चलता हूं अभी, घर का पता बता देना बस। मां ने खुश होकर चाय रखने उठी और अरमान के पैरों तले जमीन निकल गई। कल कॉलेज, जहां वो महीनों से गया ही नहीं था, जहां उसके नाम पर उपस्थिति शून्य होगी और शायद निष्कासन की कार्रवाई भी चल रही होगी। मामू ने जाते जाते एक वाक्य बोला जो कानों में हथौड़े जैसा लगा, झूठ कितना छोटा हो, छुप नहीं सकता, याद रखना। दरवाजा बंद होते ही अरमान की सांस फूट गई। मां ने प्यार से कंधे पर हाथ रखा, बेटा, तुझे कुछ दिक्कत है तो बता दे, मैं संभाल लूंगी, झूठ बोलने वाला तू नहीं है। उस पल अरमान चाहता था कि सब कुछ सच बता दे, रो पड़े, मां के पैरों में सिर रख दे, लेकिन मां की आंखों की उम्मीद उसका गला घोंट रही थी। उसने बस कहा, सब ठीक है मां, सच में, मामू बस बेवजह टेंशन लेते हैं। मां उसे गले लगा ली और अरमान के झूठ की दीवार एक ईंट और ऊंची हो गई। लेकिन वो नहीं जानता था कि पहला झूठ बोला जा चुका है और पहला झूठ हमेशा किसी दूसरे झूठ को जन्म देता है। रात को खाना खाते हुए एक खबर आई। मामू ने फोन करके कॉलेज में किसी को बात करने के लिए बुलाया था, सिर्फ अरमान के नाम से। उसकी छाती पर बिजली गिरी। कल सुबह से पहले उसे कुछ करना था,
कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो सच सामने आने से रोक दे, चाहे वो सही हो या गलत। पहले झूठ की शुरुआत हो चुकी थी और उसे पता नहीं था कि आगे आने वाली चीज झूठ नहीं, आफत थी। उस रात अरमान के कमरे में नींद का नाम तक नहीं था। पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था, मगर उसके दिल की धड़कन उससे भी जोर से चल रही थी। कभी वो छत को घूरता, कभी फोन को, कभी खुद के हाथों को। खिड़की से आ रही हल्की हवा भी उसे डर दिला रही थी, जैसे कोई अदृश्य खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा हो। सुबह मामू उसे कॉलेज दिलाएंगे, ये ख्याल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। सच छुपाने का एक ही तरीका था, या तो वो उनसे पहले कॉलेज पहुंच जाए, या वो कोई ऐसी चाल चले जिससे मामू पीछे हट जाए। लेकिन चाल क्या? वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मां की आंखों की उम्मीद याद आते ही दिल भर आता था। मां टूट जाएंगी, यही सोच उसे फिर झूठ की तरफ धकेल रही थी। ठीक 11:47 बजे के आसपास टीवी की आवाज बंद होने पर पूरा घर खामोश हो गया। मां सो चुकी थी। मोम वाली मध्यम गंध कमरे में फैली थी, परिचित लेकिन डरावनी। तभी अचानक दरवाजे पर ठक 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 की आवाज हुई। अरमान का पूरा शरीर सन्न रह गया। इतने देर रात दरवाजे पर कौन हो सकता है? उसने अपनी सांस रोक ली। शायद वो सोच रहा था, शायद वह भ्रम हो। लेकिन वही आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा जोर से। उसने खिड़की के पर्दे के पीछे से देखा। बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक परछाई खड़ी थी। कोई आदमी, लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। क्या कॉलेज से कोई आया? क्या मामला पकड़ा गया? क्या मामू ने किसी को भेजा? दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन शरीर पत्थर बना खड़ा था। अचानक किचन से पानी पीने की आवाज आई। मां जग गई थी। दरवाजे की दस्तक तीसरी बार सुनाई दी। इस बार मां की आवाज। कौन है इतनी रात को? अरमान खुद बिस्तर से उछलकर दरवाजे पर आ गया। ताला खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खुला और सामने आरिफ खड़ा था, उसका पुराना कॉलेज साथी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, पेशानी पसीने से भीगी, सांसें उखड़ी हुईं और आंखें ऐसी जैसे कुछ बड़ा और गलत देखने के बाद इंसान की होती हैं। अरमान ने डरते हुए पूछा, तू इस वक्त? सब ठीक है? आरिफ अंदर आते ही गिर पड़ा। मां जल्दी से पानी लाई। वो कांप रहा था जैसे किसी ने पीछा किया हो। फिर उसने धड़कती आवाज में कहा, अरमान, तू कल कॉलेज जाने वाला है ना? मत जाना, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये वाक्य कमरे में किसी बम की तरह फटा। अरमान का खून जैसे बहना बंद हो गया। वो अटका। क्या क्या मतलब? क्या होने वाला है? आरिफ ने चारों तरफ देखा, खिड़की को पर्दे से ढका और कम आवाज में कहा, कॉलेज में पिछले कुछ हफ्तों से कुछ गड़बड़ चल रहा है। कुछ स्टूडेंट गायब हैं और सुन, तेरे नाम पर नोटिस लगा है। कल मीटिंग में तेरा नाम बुलाया जाएगा और अगर तू वहां पहुंचा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अरमान की सांस अटक गई। पर एक सवाल और खड़ा हुआ। आरिफ को कैसे पता कि वो कल कॉलेज जाने वाला है? उसने सावधानी से पूछा, तुझे ये किसने बताया? तू अचानक मेरे घर क्यों आया? आरिफ की आंखें झपकी तक नहीं। वो बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू बच जाए, बाकी लोगों की तरह गायब ना हो जाए। मां सन्न रह गई। अरमान के हाथ से गिलास गिर गया। फर्श पर पानी फैलता गया, पर हालत पानी से ज्यादा खून से जमी हुई थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद आरिफ ने फुसफुसाते हुए कहा, तेरी कॉलेज उपस्थिति, तेरे नोटिस, तेरे खिलाफ केस, सब योजना के तहत है। यह सिर्फ फीस या पढ़ाई वाली बात नहीं, बहुत आगे की बात है। कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है और तू उसका अगला निशाना। अरमान को लगा जैसे कमरे की दीवारें सिकुड़ रही हों। वो झूठ जो उसने मां और मामू से बोला था, वो असली खतरे के सामने कितना छोटा था। आरिफ आगे बोला, मुझे कल रात प्रोफेसर के लैपटॉप में कुछ मिला। उसका पासवर्ड गलत डाला तो गलती से गलत डेटा खुल गया। उसी में नामों की लिस्ट थी। तेरे नाम पर लाल निशान लगा हुआ था। अरमान की रीढ़ में सिहरन उतर गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? आरिफ जाने के लिए उठते हुए बोला, मैं ज्यादा देर रुका तो मुझे भी ट्रेस किया जा सकता है। याद रखना, कल कॉलेज मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जिंदगी चाहिए तो झूठ में छिप जाओ, सच में मत कूदो। वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला, अंधेरे में दौड़ गया। मां रो पड़ी।
ये सब क्या है बेटा? ये सब हमारे घर पे क्यों आ रहा है? अरमान के पास देने को कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके भीतर पहली बार एक डर से अलग चीज उठी, संदेह। उसके कॉलेज में सिर्फ पैसे या फीस की समस्या नहीं, कुछ और था, कुछ बहुत गहरा, बहुत खतरनाक। कमरे में वापस जाकर उसने फोन उठाया और आरिफ का नंबर डायल किया। फोन बजा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर फोन कनेक्ट हुआ, लेकिन लाइन पर किसी आदमी की भारी आवाज आई। जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अब कभी उपलब्ध नहीं होगा, कोशिश मत करना। लाइन कट गई। अरमान सुन्न हो गया। उस रात उसकी जिंदगी पलट चुकी थी। झूठ अब सिर्फ बचाव नहीं, जरूरत बन चुका था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वो जो आज डर से बचने के लिए कॉलेज नहीं जाने का फैसला कर रहा है, कल उसके दरवाजे पर आफत खुद कदम डालकर आएगी। सुबह की पहली रोशनी कमरे में दाखिल होने लगी, लेकिन अरमान के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जब पूरी दुनिया सो रही थी, उसका दिमाग जागता रहा, डर से, शक से और आने वाले खतरे की परछाइयों से। एक तरफ कॉलेज न जाने का डर, दूसरी तरफ मां और मामू के सामने सच्चाई न बता पाने की मजबूरी। उसने खुद से कहा, अगर मैं सच बोलूंगा तो मां टूट जाएंगी, और अगर कॉलेज गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बचने का एक ही रास्ता है, झूठ। कमरे के बाहर से मामू की तेज आवाज आई, अरमान, उठ गया क्या? जल्दी कर, कॉलेज के लिए देर ना हो जाए। उसके सीने में दर्द सा उठ गया। मां के चेहरे पर उत्साह था, जैसे सब ठीक होने वाला है। कैसे बताता कि असल में सब टूट चुका है। नाश्ते की मेज पर बैठे हुए उसके हाथ कांप रहे थे। मामू गाड़ी की चाबी घुमा घुमाकर इंतजार कर रहे थे। मां हसरत भरी नजरों से अपने बेटे को देख रही थीं, जैसे वो कल से बेहतर आज बन जाएगा। अरमान के दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, कैसे बचूं? अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, अननोन सेंडर, डोंट स्टेप आउट टुडे, दे आर वॉचिंग यू। स्क्रीन पर चमकते इन शब्दों ने उसकी रीढ़ जमा दी। कौन देख रहा था? कौन पीछा कर रहा था? मामू की आवाज, चलो बेटा, देर हो रही है। अब उसे फैसला लेना था, अभी, इसी पल। आखिरी बार उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा थका हुआ, आंखें डरी हुईं, पर खुद को संभालने की कोशिश करती हिम्मत। फिर उसने बोल दिया, मामू, आज कॉलेज नहीं जा सकता। डॉक्टर ने मुझे आराम के लिए कहा है। कल रात थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार था। ये था दूसरा झूठ। उसने बोला नहीं, फेंका, जैसे कोई आग में घी डाल देता है। मामू तुरंत उठकर उसके पास आ गए। बुखार? चेक करवाया? दवाई ली? ऐसे कैसे? अरमान ने गर्दन झुकाकर कहा, रात में ही दवाई ले ली थी, बस ज्यादा थकान है। मां घबराकर उसके माथे को छुआ। गरम नहीं था, लेकिन वो फिर भी डर गईं। मामू, कॉलेज वाला चक्कर बाद में, पहले बच्चे को ठीक होने दो। मामू की आंखें सिमट गईं। उनकी नजरों में शक का साया साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो उसके चेहरे पर सच्चाई का चीरा ढूंढ रहे हों। कुछ पल बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तबीयत खराब है तो ठीक है, लेकिन मैं शाम को डॉक्टर को दिखाने ले जाऊंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरमान के दिल में एक और तीर चुभ गया। शायद उसे लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, पर झूठ कभी चीजों को खत्म नहीं करता, वो आगे बढ़ाता है। मामू काम से निकल गए, लेकिन उनके जाने के बाद घर पर जो सन्नाटा पसर गया था, वो मौत जैसा ठंडा था। अरमान कमरे में जाकर बैठा, दीवार को घूरता रहा, सोचता रहा, और उसे एहसास हुआ कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। तभी अचानक दरवाजा खुला और मां बेड पर उसके पास आकर बैठ गईं। धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोलीं, अरमान, सच सच बता बेटा, क्या तू कॉलेज के बारे में कुछ छुपा रहा है? दिल की धड़कन उसकी पसलियों से टकराने लगी। वो चाहता तो यहीं सच बता सकता था। मां का हाथ सिर पर था, बस बोल देता तो शायद सब ठीक हो जाता। लेकिन इंसान झूठ से फिसलना शुरू करता है तो खुद रुक नहीं सकता। अरमान ने मां की आंखों में देखकर कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, सब जल्द ठीक हो जाएगा। मां ने एक पल उसकी आंखों में देखा,
बहुत गहराई से, जैसे दिल से दिल तक पहुंचने की कोशिश की और धीरे से उसके सिर को चूमकर उठ गईं। उनकी आंखों में डर भी था और यकीन भी। अरमान ने सिर पकड़ लिया। वो जानता था ये झूठ मां के लिए नहीं बोला, ये झूठ उसने डर के लिए बोला, लेकिन डर से बचने की कीमत हमेशा बहुत भारी होती है। दोपहर तक घर शांत था। अरमान थोड़ी राहत महसूस करने ही लगा था कि तभी फोन बजा। स्क्रीन पर कॉलर आईडी, कॉलेज एडमिन ऑफिस। खून जम गया। उसने फोन उठाया, हाथ कांप रहे थे। क्या मैं अरमान से बात कर रहा हूं? फोन पर किसी आदमी की आवाज थी, बहुत सख्त, बहुत ठंडी। जी, जी। आज आपको कॉलेज आना था, लेकिन नहीं पहुंचे। आपकी जगह आज की मीटिंग नहीं हुई। हम इसे मिसकंडक्ट मान रहे हैं। आपको कल सुबह 8 बजे हाजिरी देनी होगी, चाहे किसी भी कारण से आज आप नहीं आए। और सुनिए, गायब मत होइएगा। अब की बार अगर आप नहीं आए, हम खुद आपको ले आएंगे। कॉल कट। उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई। वो फोन गिराकर कुर्सी पर डह गया। कल सुबह 8 बजे, अब कॉलेज जाना ही पड़ेगा। ना जाने की कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। पहला झूठ मामू के लिए था, दूसरा झूठ खुद को बचाने के लिए था। अब मामला झूठ से ज्यादा आगे बढ़ चुका था। अब मामला किसी की पकड़ में जाने या बच निकलने का था। और सबसे डरावना सच ये था, कल कॉलेज में उसका इंतजार सिर्फ मीटिंग नहीं, मोती की तरह चमकता खतरा कर रहा था। रात के 9 बज चुके थे। घर में खाने की खुशबू तैर रही थी, लेकिन अरमान के लिए खाने का स्वाद जैसे गुम हो चुका था। कल सुबह 8 बजे कॉलेज जाना ही पड़ेगा, ये बात उसके सीने पर पत्थर की तरह रखी थी। न जाने की जगह ही नहीं छोड़ी गई थी। फोन की उस ठंडी आवाज ने उसकी हड्डियों तक सिहरन पहुंचा दी थी। हम खुद आपको ले आएंगे। मां ने उसे बार बार खाने को कहा, मगर उसका कौर गले में फंस रहा था। भूख नहीं थी, सिर्फ डर था। अंदर अंदर उसे महसूस हो रहा था कि कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन वो भाग भी नहीं सकता था। खाना खत्म होते ही मां ने कहा, मामू ने बोल रखा है कल शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे, अगर तब तक तबीयत ठीक ना हुई तो। अरमान ने बस सिर हिला दिया। बोलने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ एक रात थी उसके पास। अगर कल कॉलेज में कोई जाल था तो उससे बचने का रास्ता उसे आज रात ही सोचना था। वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन दरवाज़ा बंद करने के बाद भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई दीवारों के भीतर से उसे देख रहा हो। उसने सोचा, आरिफ ठीक कह रहा था, कॉलेज में कुछ चल रहा है, लेकिन क्या, और मैं निशाने पर क्यों हूं? लाख कोशिशों के बाद भी जवाब नहीं मिल रहा था। वो लैपटॉप लेकर बैठा और कॉलेज की वेबसाइट खोल दी। हर पेज जैसे सामान्य था, लेकिन फिर उसे एक अजीब चीज दिखी। साइट के शीर्ष पर एक छोटा सा आइकन चमक रहा था, स्टूडेंट बिहेवियर ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। पहले कभी ऐसा सेक्शन नहीं था। कांपते हुए उसने उस पर क्लिक किया। एक लॉगिन पेज खुला। उसने अपने पुराना कॉलेज आईडी और पासवर्ड डाला। गलत। दूसरी बार गलत। तीसरी बार गलत। लेकिन उसी पल स्क्रीन अचानक चमकी और एक वीडियो पेज खुल गया। उसने घबराकर स्क्रीन से पीछे हट गया, क्योंकि वीडियो में वो खुद दिखाई दे रहा था। वो दिन जब वो कॉलेज गया था आखिरी बार। उसकी कक्षाएं, उसके दोस्तों से बातें, कैफेटेरिया, हर कोना, कोई उसे लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात वीडियो के अंत में थी। आवाज सुनाई दी, किसी आदमी की बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज। ये लड़का नियंत्रण में नहीं आएगा, इसे पहले खत्म करो। अरमान की रीढ़ में जैसे बर्फ का टुकड़ा बैठ गया। उसका दिल उठकर गले तक आ गया। नियंत्रण में नहीं आएगा? खत्म करो? क्यों? किस लिए? उसने हड़बड़ी में लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन डर वहीं नहीं रुका था। कुछ मिनट बाद कमरे की खिड़की पर टिक 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 की आवाज आई, जैसे कोई कंकर फेंक रहा हो। उसकी जान हलक में अटक गई। वो धीरे से खिड़की के पास गया और पर्दे के पीछे से झांका। बाहर एक आदमी खड़ा था। चेहरा नहीं दिख रहा था,
हेडफोन लगे थे, काले जैकेट में, और उसके हाथ में मोबाइल था। वो सड़क के बीच नहीं, ठीक उनके घर को ध्यान से देख रहा था। अरमान पीछे हट गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो बाहर सुनाई दे। मां को कुछ बताने के लिए उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, तभी अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर कॉलर आईडी, प्राइवेट नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। कल कॉलेज नहीं आएंगे तो हम घर से ले जाएंगे। छुपने की कोशिश मत करो। आपको पता है कि निगरानी में हो। समय बदल चुका है अरमान। आवाज किसी इंसान की कम और किसी खतरे की ज्यादा थी। फोन कट गया। अरमान के पैरों से जैसी जान निकल चुकी थी। उसे अब साफ समझ आ गया कि यह गलती वाली कॉलेज फीस या उपस्थिति का मामला नहीं था। वो सिर्फ एक मोरे की तरह किसी गहरे खेल में फंस चुका था। उसने आईने में खुद को देखा। डर, बेबसी और टूटन सब एक चेहरे में मिलकर एक अजनबी इंसान बना चुके थे। अचानक उसे पीछे दरवाजे पर आवाज सुनाई दी, मां। वो पलटते ही धड़कन रुक गई, क्योंकि मां के हाथ में उसका लैपटॉप था और उनका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। मां की आवाज कांप रही थी, ये क्या है अरमान? तेरा वीडियो? ये लोग कौन हैं? तू किस मुसीबत में है बेटा? अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। झूठ की आखिरी दीवार टूट चुकी थी। मां सब जान चुकी थी और अब वो सच मांग रही थीं। अरमान की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आवाज नहीं निकली। मां ने बिल्कुल टूटते हुए कहा, बोल, क्या खतरा है और तू क्यों इसमें फंसा हुआ है? इस सवाल पर अरमान के पास बस दो रास्ते थे। सच बोल दे और मां को पूरी सच्चाई में घसीट दे, या फिर एक और बड़ा झूठ बोले और उन्हें खतरे से दूर रखे। दोनों ही रास्ते खून से लिखे हुए थे। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, डर बोल रहा था, दिमाग फट रहा था। और उस रात वो वही बोला जिसने आगे चलकर कहानी की दिशा बदल दी। एक और झूठ, ऐसा झूठ जिसका अंजाम किसी की मौत भी हो सकता था। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवाओं में गीली मिट्टी की खुशबू के साथ एक अनकही बेचैनी भी घुली हुई थी। उस रात गांव का हर घर जल्दी बंद हो गया था, जैसे किसी अनचाही घटना का अंदेशा सबको पहले ही हो। मगर दो लोग सो नहीं पाए, राज और लक्ष्मी। राज पुराने बरगद के पेड़ के पास खड़ा था, जहां अमर सिंह और सुधीर उसे मिलकर गए थे। बारिश में धुंधली हो चुकी मिट्टी पर 3-4 गहरी खरोंचें अभी भी थीं, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। राज ने झुककर मिट्टी को छुआ। मिट्टी सूखी नहीं थी, लेकिन खून के निशान पूरी तरह धुल भी नहीं पाए थे। उस पल उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये खून किसका था? उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था। इसी बीच उसके पीछे से खनकती पायल की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, लक्ष्मी आई थी। भीगी हवा में उसकी लंबी चोटी हिल रही थी और आंखों में हल्की दहशत थी। तुम यहीं आओगे, मुझे पता था, वो बोली। राज ने बिना कुछ कहे जमीन पर पड़े निशानों की तरफ इशारा किया। लक्ष्मी ने देखा और अचानक चुप हो गई, जैसे उसे पहले से कुछ पता हो और वो बताने से डर रही हो। राज ने धीमे स्वर में कहा, मैंने 3 झूठ ओले थे, लेकिन ये जो चौथी चीज हमारे पीछे पड़ी है ना, वो झूठ नहीं, कुछ असली है, और वो हमें देख रहा है। लक्ष्मी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा मतलब गांव में कोई और है? राज सिर हिलाकर बोला, कोई और नहीं, कुछ और। कहते हुए उसके शब्दों में ऐसा डर था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। एक अनकही बात खुलती है। लक्ष्मी अचानक मुड़ी और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। राज समझ नहीं पाया और उसके पीछे गया। दोनों गांव के पीछे वाले पुराने कुएं पर पहुंचे। वही कुआं जिसके बारे में कहा जाता था कि वर्षों पहले एक आदमी गायब हुआ था, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। लक्ष्मी की सांस तेज थी। वो कांपती आवाज में बोली, जिस रात तुमने पहला झूठ बोला था, मैंने इसी कुएं पर किसी को देखा था, पानी के ऊपर कोई था। राज के चेहरे पर खून उतर गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लक्ष्मी की आंखें फटी रह गई। क्योंकि मैं शक में थी,
कहीं वो हमारी नज़र का धोखा ना हो, और अगर मैं ये बताती तो तुम डर जाते। राज ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। उसका दिल धड़क रहा था। उसने झुककर कुएं के भीतर झांका। पानी शांत था, लेकिन उस शांति में खौफ अजीब तरह से घुला हुआ था। अचानक पानी की सतह हल्की हल्की कांपने लगी। हवा बिल्कुल रुक गई और कुएं के नीचे से जैसे कोई फुसफुसाया, सच बोलो। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लक्ष्मी चीख उठी और पीछे हट गई। राज ने उसे पकड़ लिया और दोनों गांव की तरफ दौड़ पड़े। राज और लक्ष्मी की दूरी। दोनों गांव के बीच वाले चौक तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों रुक गए। लक्ष्मी भारी सांसों में बोली, राज, तुम सच बताओ, वो 3 झूठ क्या थे? राज ने सिर झुका लिया और कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। फिर आखिरकार उसने बोलना शुरू किया। पहला झूठ, मैंने कहा था कि सुधीर को मैंने इशारों में रास्ता दिखाया था, लेकिन सच यह है कि मैंने खुद उसे उस रात जंगल में जाने को मजबूर किया था। दूसरा झूठ, मैंने कहा था कि अमर सिंह से मेरी कभी नहीं बनी, लेकिन सच यह है कि मैं अमर सिंह की जगह लेना चाहता था, गांव में उसका सम्मान छीनना चाहता था। तीसरा झूठ, मैंने कहा था कि उस रात मैं अकेला था, लेकिन सच यह है मैं अकेला नहीं था, कोई मेरे साथ था। लक्ष्मी का चेहरा सुन पड़ गया। कौन था तुम्हारे साथ? राज ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि वो कौन था। वो सिर्फ इतना जानता था कि कोई अनदेखा चेहरा, कोई आवाज, कोई परछाई उसे बार बार राह दिखा रही थी, उसे उकसा रही थी, उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर रही थी। राज ने फुसफुसाया, वो चौथी झूठ नहीं, वो चौथी आफत है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आए। राज, ये खेल तुमने शुरू किया, लेकिन अब ये हम दोनों को खत्म कर देगा। खामोशी जो सब कुछ तोड़ गई। अचानक मुख्य चौक की तरफ से तेज सीटी और लोगों की आवाजें आने लगीं। लोग भागते हुए चिल्ला रहे थे, मिल गया, मिल गया, कुएं के पास मिला। राज और लक्ष्मी एक दूसरे को देखकर ठहर गए। ना समझ, ना बोल, बस डर। थोड़ी देर बाद भीड़ के बीच से एक डरी हुई आवाज सुनाई दी, लाश मिली है। राज और लक्ष्मी के अंदर का खून जम गया। कोई रोते हुए बोला, वो सुधीर की लाश है। भीड़ चीख उठी। पूरे गांव में हलचल मच गई। लेकिन राज और लक्ष्मी के लिए सबसे बड़ा झटका कुछ और था। भीड़ के बीच से किसी ने बोलकर बताया, लाश के हाथ में कुछ लिखा हुआ था। सब चुप हो गए। शाम की लाल धूप के बीच धीरे धीरे वो वाक्य पढ़कर सुनाया गया, 3 झूठ और चौथी आफत, अब अगला कौन? भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ डर से भागे, कुछ मंदबुद्धि प्रार्थनाएं करने लगे, मगर राज और लक्ष्मी वहीं पत्थर की तरह खड़े रह गए, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता थी। आगामी निशाना कौन होने वाला है, वो कोई नहीं, खुद राज था, और शायद लक्ष्मी भी। गांव की हवा में उस शाम एक अजीब सी खामोशी थी। डर भी था, शक भी, और सबसे ज्यादा बेचैनी। सुधीर की लाश मिल जाने से लोगों में खलबली थी, पर राज और लक्ष्मी के अंदर कुछ और ही चल रहा था। जैसे उनकी जिंदगियों की डोर अब पूरी तरह किसी और के हाथ में जा चुकी हो। लोगों की भीड़ चौक में जमा थी, लेकिन राज उन सबके बीच होते हुए भी अकेला था। हर नजर जैसे उसी पर टिकी थी, जैसे सबको उसी पर शक हो। उसे एहसास होने लगा कि उस एक पंक्ति ने, जो सुधीर की लाश के हाथ में मिली थी, उसकी अगली सांसों का फैसला तय कर दिया है। लक्ष्मी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, पर उसकी आंखें हर पल राज को खोज रही थी, जैसे वो उससे पूछना चाहती हो कि अब क्या, कैसे बचेंगे, या असल में बचना बच भी है, या बस हर कदम मौत के और करीब ले जा रहा है। भीड़ और सवालों की आग। अमर सिंह से ज्यादा देर खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई। वो लाश के पास से उठते ही गरजती आवाज में बोला, सुधीर के मरने से पहले वो किसके साथ था? इसके बाद सवाल आग की तरह फैलने लगे। कहाँ गया था वो? कौन मिला था उससे? किसने बुलाया था? कुछ लोगों ने बोला, सुना है उस रात राज के घर के पास देखा गया था। लोगों की नजरें तीर की तरह राज पर टिक गईं। उसके आसपास के चेहरे भय और गुस्से की मिलीजुली तस्वीर बन गए। राज ने कुछ कहने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं किया। पर सच्चाई ये थी कि उसने पहले ही 3 बार झूठ बोला था, इसलिए अब उसकी सच्चाई किसी को सच लगी ही नहीं।
लोगों की नजरों का बोझ उसके कंधों पर लोहा बनकर बैठ गया। लक्ष्मी तुरंत आगे आई। राज ने सुधीर को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो रात भर। फिर वो रुक गई, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि उस रात राज वास्तव में कहां था। उसकी चुप्पी ने भीड़ को और उकसा दिया। किसी ने फुसफुसा कर कहा, दोनों मिलकर दोष छिपा रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों थी, ये सबसे ज्यादा डरावना था। इसी गड़बड़ के बीच गांव का मौन सबसे डरावना था। कोई बच्चे की तरह रो रहा था, कोई कदम पीछे खींच रहा था, और कुछ लोग इतना डरे हुए थे कि सामने खड़ा इंसान भी उन्हें परछाई लगता। और इसी डर के बीच अचानक एक आदमी भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर खून और धूल थी, सांसें टूटी हुई थी। सरकारी बंगले के पास पेड़ पर कुछ और लिखा मिला है। लोगों की सांसें रुक गईं। पता नहीं किस ताकत ने सबको चलने को मजबूर किया, लेकिन पूरा गांव सरकारी बंगले की तरफ भाग पड़ा। राज और लक्ष्मी भी भीड़ के साथ गए, मजबूरी में, डर में, और शायद सच्चाई को देखने के लिए। वहां पहुंचकर सभी थम गए। पुराने नीम के पेड़ की छाल पर कोयले से गहरा लिखा था, अगला झूठ मौत के दरवाजे खोलेगा। और उसके नीचे खून जैसे लाल रंग में, संभल जाओ राज। भीड़ में दहशत की लहर दौड़ गई। किसी ने घृणा से कहा, यह सब उससे जुड़ा है। लक्ष्मी ने फुसफुसाकर कहा, राज, ये सब तुम्हें कैसे पता चलता रहता है? हर निशाना, हर कदम तुम्हारे आसपास क्यों? राज ने जवाब नहीं दिया। उसका दिल उसे जवाब दे रहा था, लेकिन वो जवाब वो खुद सुनना नहीं चाहता था। राज का अंदर टूटना। भीड़ धीरे धीरे हटने लगी, लेकिन राज वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका शरीर कांपने लगा, पहली बार डर से नहीं, शर्म से, ग्लानि से, और उस बोझ से जिसे वो सालों से छिपाए बैठा था। राज बुदबुदाया, मैंने कभी नहीं चाहा था कि कोई मरे, कभी नहीं। लक्ष्मी उसके पास बैठ गई, लेकिन राज की आंखें कहीं और थी, बहुत दूर, कहीं अतीत में। वो अतीत जो शायद चौथी आफत की जड़ था। राज ने भारी आवाज में कहा, तुम जानती हो मेरा सबसे बड़ा सच क्या है? लक्ष्मी कुछ कहती उससे पहले ही राज बोल पड़ा, सुधीर, अमर और मैं बचपन में इसी सरकारी बंगले में खेलते थे। लक्ष्मी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। राज आगे बोला, एक रात हम तीनों यहां ताले तोड़कर घुस गए थे, पर अंदर चौथा भी आया था, पर हम उसे बाहर बंद करके भाग गए थे। लक्ष्मी सुन हो गई। कौन था वो चौथा? राज की आंखें भर आईं। अनाथ बच्चा, जो सालों से बंगले में चौकीदार की देखरेख में पला था। हम डर गए थे कि पकड़ ना लिए जाएं और उसे अंदर बंद कर भाग गए। वो मर गया, और हमें कभी पता भी नहीं चला कि उसे बाहर कौन निकालने आया था, या कभी निकाला भी गया था या नहीं। लक्ष्मी कांप गई। और राज, उसी के बाद तुमने झूठ बोलना शुरू किया? राज ने सिर हिलाया। हां, हर बात छिपाने के लिए, एक झूठ दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, और अब वही झूठ इतने बड़े हो चुके थे कि किसी को मारने के लिए पर्याप्त थे। सबसे डरावना पल, सन्नाटा बोल उठा। लक्ष्मी ने हिम्मत करके कहा, हमें सच्चाई सबको बता देनी चाहिए, चाहे जो हो। राज ने उसकी ओर देखा। चाहत, दर्द, डर सब साथ थे, लेकिन जवाब देने ही वाला था कि अचानक पेड़ के पत्तों के पीछे से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई। ना इंसान जैसी, ना पूरी गैर इंसान जैसी। दोनों ने एक साथ सिर उठाया। अंधेरे में कोई खड़ा था, सिर्फ परछाई, लेकिन इतनी भारी कि हवा भी उसके डर से थम गई। कुछ पल तक वो परछाई शांत खड़ी रही। फिर उसने घुटी हुई खरखरी आवाज में कहा, एक और झूठ बचा है राज, उसे मत छिपाना, नहीं तो अगला नाम तुम्हारा नहीं रहेगा। और परछाई जैसे धुएं की तरह पेड़ के पीछे खो गई। दोनों वहीं जड़ हो गए। लक्ष्मी के होंठ कांप रहे थे, वो शब्द नहीं निकाल पाई। राज ने सिर्फ एक ही बात कही, अब खेल खत्म नहीं, शुरू हुआ है। उस रात गांव पर सन्नाटा नहीं, बल्कि डर का कब्जा था। कोई दरवाजा पूरी तरह नहीं बंद कर रहा था, और कोई पूरी तरह खोल नहीं पा रहा था। हर घर में लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन हर बात का केंद्र एक ही नाम था, राज।
राज बाहर निकलने से बच रहा था, पर अंदर रहना उससे भी ज्यादा घुटन भरा था। उसकी मां की आंखों में चिंता थी, लेकिन विश्वास भी, वही विश्वास जो शायद पूरी दुनिया खो चुकी थी। लक्ष्मी उसके घर के बाहर आ पहुंची, बिना कुछ कहे, बिना आवाज, सिर्फ आंखों के जरिए बताती हुई कि वो अकेला नहीं है। दोनों के बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी। डर इतना गहरा था कि खामोशी खुद बोल रही थी। लेकिन इसी पल अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला। अमर सिंह अंदर दाखिल हुआ और गुस्से से भरी आंखों के साथ। उसकी नजर राज पर पड़ी और उसने बिना एक पल गवाए कॉलर पकड़ लिया। सुधीर मर गया। ये खेल कब खत्म होगा राज? लक्ष्मी चिल्लाई। इसे छोड़ो अमर, इसमें इसका दोष नहीं। अमर ने पलटकर कहा, दोष नहीं? लिखा नाम किसका था? चेतावनी किसे दी गई? ये सब उसके आसपास क्यों हो रहा है? कमरे में तनाव बिजली की तरह तड़कने लगा। राज चुप था, गुस्से से नहीं बल्कि डर से और सच के बोझ से। अमर का बदलना, सबके खिलाफ खड़ा होना। गांव के कुछ लोग भी अमर के साथ अंदर आ गए थे। उनमें गुस्सा भी था और डर भी, और यह मिश्रण बेहद खतरनाक था। एक आदमी बोला, अमर भाई, राजा को बांधकर मंदिर में रख दो। जो भी ये कर रहा है वो उसी के जरिए आएगा और हम पकड़ लेंगे। लक्ष्मी ने तुरंत विरोध किया। इंसान को फंसाकर क्या मिलेगा? ये किसी इंसान का खेल नहीं है। लोग हंस पड़े। ओ, अब भूत का खेल शुरू कर दिया तुमने? भूत की कहानी सुनाएंगे अब? अमर की नजरें कठोर थीं। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि कोई इस गांव को खेल बना रहा है, और जब तक पता नहीं चलता राज पर शक रहेगा। राज अब भी खड़ा था, एक मूर्ति की तरह, लेकिन उसकी आंखों में कई तूफान थे। अमर ने उसके करीब झुककर धीमी आवाज में कहा, तू बता दे सच्चाई, वरना अगला शव दिखा दूंगा। ये धमकी सुनकर कमरे में भय का बवंडर फैल गया। लक्ष्मी राज के आगे खड़ी हो गई। किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगी। अमर ने दांत भींच लिए। ठीक है, जो साथ खड़ा है वो दुश्मन है। ये कहते ही वो लोगों को लेकर बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते ऐसी बात कह गया जिसने सबके दिल में दहकता सवाल डाल दिया। अगला मरने वाला कौन है ये अब मैं तय करूंगा। खामोश रात, लेकिन अंदर शोर। अमर और गांव वाले जा चुके थे, लेकिन उनके जाने से हलचल कम नहीं हुई, बल्कि खतरा कई गुना बढ़ गया था। राज और लक्ष्मी आंगन में बैठे। लक्ष्मी ने पूछा, अमर, सुधीर और तुम बचपन में उस बच्चे को बंगले में बंद कर आए थे, फिर क्या हुआ? राज ने धीरे से जवाब दिया, अगले दिन पता चला कि वो गायब है। किसी ने कहा वो भाग गया, किसी ने कहा वो बहुत डर कर छुप गया होगा। हम तीनों डर के मारे चुप रहे और किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, तुम तीनों चुप रहे और वो मासूम मर गया। ये वाक्य किसी छुरी की तरह राज के दिल में उतर गया। गिल्ट उसके चेहरे पर लिखा था। लेकिन अगले ही पल कुछ और हुआ। अचानक आंगन की दीवार पर एक परछाई हिली। न इंसान की तरह, न जानवर की तरह, बस एक आकृति, लंबी, दुबली, झुकी हुई और बुरी तरह कांपती हुई। राज ने धीरे से फुसफुसाया, ये फिर आया है। लक्ष्मी ने पायल की आवाज रोकने के लिए पैर सिकोड़ लिए। दोनों सांस तक रोककर परछाई को देखते रहे। परछाई धीरे धीरे, बेहद धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। फिर वो सीधी खड़ी हो गई और राज की दिशा में हाथ बढ़ाया। इशारा साफ था, राज अगला है। अचानक परछाई फटकर धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अगले ही पल घर का सारा सामान जोर से हिल गया। खिड़कियां अपने आप खुलीं और फिर बंद हुईं। घंटी बज उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर हिला रही हो। राज और लक्ष्मी कांप गए, लेकिन दोनों भागे नहीं, क्योंकि भागना अब खेल को और क्रूर बना देता। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया, लेकिन फर्श पर जमीन पर लाल रंग से लिखा था,
अगला सच बोलो, नहीं तो अगला शव गिरता है। और नीचे, तुम्हारा झूठ हर मौत को जन्म देता है। लक्ष्मी की हालत बिगड़ने लगी। राज, ये रुकने वाला नहीं, ये बदला है और ये सिर्फ मौत से ही खत्म होगा। राज ने डर के बावजूद दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, मैं इसे खत्म करूंगा, दर्द से नहीं, सच से। पहली बार राज ने खुद को झूठ से दूर किया। उस रात राज ने पहली बार खुद से वादा किया, अब और झूठ नहीं। लेकिन वो जानता था कि अगला सच सबसे बड़ा होगा, सबसे घातक, वो सच जिसे सुनने के बाद शायद कोई जिंदा न बची। और उसी पल बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, दिल दहला देने वाली। राज और लक्ष्मी बाहर दौड़े। अमर सिंह अपने दरवाजे पर बेहोश पड़ा था, हाथ में खून था, चेहरे पर डर। और उसकी हथेली में कागज दबा हुआ था जिस पर लिखा था, 3 झूठ हो चुके, अब चौथा सच मौत चुनेगी। राज का दिल रुक गया। लक्ष्मी चिल्लाई। राज समझ गया, अब अगला कदम उसके बस में नहीं, अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। अमर सिंह को जमीन पर पड़े देखकर पूरा गांव दहल गया। वो व्यक्ति जो अभी कुछ घंटे पहले दहाड़ रहा था, सबको चुनौती दे रहा था, राज को चीर देने की धमकी दे रहा था, अब उसी इंसान के चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत की असली शक्ल देख ली हो। लोग उसे घेर कर खड़े थे, लेकिन कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि अगर अमर के हाथ में जो लिखा है उसे छुआ तो अगली बारी उनकी हो जाएगी। राज और लक्ष्मी भीड़ को चीरते हुए आगे आए। कागज अमर की मुट्ठी में जकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़ा दिया हो। राज ने कांपते हाथों से कागज निकाला। उस पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, चौथा सच उठेगा और जिसका सच भारी होगा वही बचेगा। और नीचे एक पंक्ति ने सबकी रूह जमा दी, बंद किया गया बच्चा कभी मरा ही नहीं था। भीड़ में खलबली मच गई। एक और ने कागज के नीचे के हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक नाम लिखा था, अमर। लोगों की सांसें रुक गईं। लगे जैसे आसमान सिर पर गिरने वाला हो। लक्ष्मी की आवाज फटी, इसका मतलब अमर अगले निशाने पर है। भीड़ तितर बितर होने लगी, जैसे मौत पास खड़ी हो। अमर धीरे धीरे होश में आया, लेकिन होश आने के साथ ही उसकी चीख निकल गई। वो मेरे सामने था, सरकारी बंगले में, मेरे सामने खड़ा था, वो जिंदा है, वो जिंदा है। लोग डर से पीछे हट गए। अमर का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे, जैसे किसी भयानक याद ने उसका दिमाग फाड़ दिया हो। वो अंदर था, मैंने देखा उसे, हम तीनों ने उसे बंद किया था, लेकिन वो कभी मरा नहीं। उसकी आंखों में आतंक था, बिल्कुल वैसा आतंक जो इंसान को मौत से पहले मार देता है। घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। अमर को घर के अंदर ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन उसने किसी को पास नहीं आने दिया। वो चीखता रहा, मुझे मत छूना, वो मेरे पीछे है, मैं जानता हूं वो मेरे लिए आया है, पहले सुधीर, अब मैं। अमर की मां रो रही थी, लेकिन वो उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें सिर्फ भय में खो चुकी थीं। राज अंदर गया, लेकिन अमर ने उसे देखते ही जमीन पर घुटनों के बल गिरते हुए चिल्लाया, तू बच जाएगा राज, तू बच जाएगा, क्योंकि तूने सबसे बड़ा झूठ अभी बोला ही नहीं है। और मैं वो सच बोल चुका हूं। राज का दिल धड़कना बंद सा हो गया। सबसे बड़ा झूठ अभी बोला ही नहीं है? ये क्या मतलब हुआ? क्या उसके अतीत में एक और सच छिपा था जिसके बारे में राज खुद भी नहीं जानता था? या फिर वो जानता था लेकिन मानना नहीं चाहता था? कमरे की हवा भारी हो गई। पूरा वातावरण सवाल बनकर गले में उलझ गया। अमर की आवाज बमुश्किल निकल रही थी। उस रात हम तीनों बच्चे वहां नहीं थे, 4 थे। राज और लक्ष्मी दोनों सन्न। जो सुन रहे थे वो दिमाग में फिट नहीं हो रहा था। राज ने खुद को संभालते हुए पूछा, 4? चौथा कौन? अमर की सांसें हिल रही थीं, जैसे हर शब्द उसे मौत के और करीब खींच रहा हो। तुम, सुधीर, मैं और चौथा। उसके शब्द जमकर वहीं रुक गए।
कमरे में लगे बल्ब एक साथ फड़फड़ाने लगे। हवा ठंडी हो गई। कांच की खिड़कियां ऐसे कांपने लगीं जैसे आंधी आने वाली हो। अमर की आंखें ऊपर उठ गईं, जैसे वो किसी को देख रहा हो, किसी ऐसे को जिसे बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। और फिर अपनी आखिरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, चौथा राज खुद था जो अंदर बंद हुआ था। सन्नाटा। पूरा गांव जैसे पत्थर बन गया। राज की सांस रुक गई। लक्ष्मी का शरीर पत्थर की तरह ठंडा हो गया। अमर आगे बोला, वो बच्चा जिसे हम अंदर बंद करके भाग गए थे, वो तुम ही थे राज। लोग अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। सब दिमाग सुन्न। राज ने सिर हिलाते हुए कहा, ये झूठ है। मैं तो उनके साथ था। मैं अंदर कैसे बंद हो सकता हूं? अमर की आंखें लाल हो गईं। वो कांपती आवाज में बोला, क्योंकि तू वही बच्चा नहीं है जो वापस आया था। ये वाक्य जैसे बिजली बनकर गिरा। हर इंसान का खून जम गया। अमर बुरी तरह चीखने लगा, वो जो हमने छोड़ा था वो वापस आया, लेकिन वो राज नहीं था। और ठीक उसी क्षण उसके गले से आखिरी सांस निकली। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ा। अमर मर चुका था। लोग भागने लगे। औरतें चिल्लाने लगीं। बच्चों को समेटा जाने लगा। राज वहीं जमकर खड़ा था। उसके सामने तीसरी मौत और आरोप इतने भारी कि सुनकर दिल फट जाए। लक्ष्मी उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सवाल था। ऐसा सवाल जो इंसान को खुद से दूर कर देता है। अगर मैं ही अंदर था तो बाहर कौन आया? और मैं कौन हूं? उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। और तभी अमर की मुट्ठी से एक कागज नीचे गिरा। राज ने उठाया। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तू सच जानने के लिए जिस रात गया था वो रात आज फिर शुरू होगी। और उसके नीचे, सरकारी बंगला, आज आधी रात। राज की आंखों में अजीब चमक उतर आई। डर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके नीचे जवाबों की भूख ने जगह ले ली थी। उसने धीरे से कहा, आज मैं रात सच जान लूंगा, चाहे जो हूं, जो भी हूं। लक्ष्मी ने कांपते हुए कहा, मैं भी चलूंगी, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। और दोनों आधी रात के इंतजार में बैठ गए, क्योंकि अब खेल चौथे सच में बदल रहा था। नींबू वाली रात के बाद मनोज और रवि दोनों बाहर से शांत दिख रहे थे, पर अंदर अंदर घबराहट ऐसे उबल रही थी जैसे सीने में किसी ने अंगारे भर दिए हों। दिन भर दोनों ने किसी से बात नहीं की, लेकिन शाम ढलते ही रवि खुद मनोज के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला। मनोज की हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो भी चैन से नहीं था। चेहरे पर थकान, होंठ सूखे हुए, आंखें लाल। रवि ने थूक निगला और धीमे स्वर में बोला, मनोज, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। मनोज फट पड़ा, तो स्मार्ट बन मत। ये सब गांव वाले हमारी नींबू वाली चाल समझ गए होंगे। शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। रवि ने आंखें तरेरी। गांव वाले? किसके पास इतनी हिम्मत है कि रात को घर में घुसकर नींबू रख दे, खिड़की के बाहर खड़े रहकर देखता रहे और बिना आवाज किए चला जाए? दोनों की खामोशी पूरे कमरे में भारी हो गई। मनोज ने कांपती आवाज में कहा, अगर वो इंसान नहीं था तो? रवि के दिल में जैसे किसी ने ठंडी तलवार उतार दी। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, डर इस बात का है कि सच निकला तो चौथा झूठ बन जाएगा और चौथी आफत आने वाली है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कहने को तो चौथे झूठ की बात सिर्फ मनोज की कल्पना थी, पर अब सच लगने लगी थी। रात 11 बजे वही दरवाजा फिर चरमराया। मनोज और रवि एक ही कमरे में बैठे थे। लाइट जली हुई थी। दोनों ने ठान लिया था कि अगर आज फिर कुछ हुआ तो भागेंगे नहीं। तभी ठक ठक ठक, बाहर फिर वही दस्तक। इस बार दोनों खड़े हो गए। रवि ने खिड़की से झांका। गेट के पास कोई नहीं था, लेकिन दस्तक जारी थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ से आती हो। मनोज ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा और जमीन पर कुछ पड़ा था, एक छोटा पुराना काला लिफाफा। रवि झट से उठा लाया। लिफाफा किसी के हाथ से लिखा हुआ नहीं दिख रहा था। अक्षर खुद ब खुद जैसे उकेरे गए हों।
3 झूठ पूरे हो चुके हैं, बचा है चौथा। मनोज का दिमाग सुन पड़ गया। ये पत्र किसने रखा? रवि का गुस्सा इस बार काबू में नहीं रहा। बस अब पता करेंगे कि ये सब किसकी हरकत है। गांव में पहली बार किसी ने लाल बाली वाले आदमी के बारे में बताया। दोनों अंधेरे में घर के बाहर देखने लगे। तभी सामने से बूढ़ी चौधरी काकी आईं। गांव की सबसे उम्रदराज महिला, लेकिन समझदार भी। काकी ने दोनों को देखा और पूछा, तुम दोनों इतने सहमे क्यों हो? पहले तो दोनों टालने ही वाले थे, लेकिन रवि ने अचानक पूछ लिया, काकी, गांव में कोई ऐसा आदमी रहता है क्या जिसकी बालियां लाल हों? काकी का चेहरा कुछ पल के लिए बिल्कुल सफेद हो गया। आवाज टूटने लगी, तुमने उसे देखा है? मनोज घबराया, कौन कौन है वो आदमी? काकी की आंखें भर आईं, पर आवाज बेहद डरी हुई। वो इंसान नहीं है, वो बदला लेने आया है, किसी झूठ का बदला। उसके आने का मतलब है कोई बड़ा पाप छिपा है। रवि चिल्ला पड़ा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम बस मजाक करते थे। काकी ने सिर हिलाया, झूठ अगर किसी की जिंदगी को तोड़ दे तो पाप बन जाता है। वो आगे कुछ कहती, लेकिन तभी हवा ठंडी हो गई, जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। काकी ने डर के मारे मुड़कर तुरंत घर की ओर दौड़ लगा दी। मनोज और रवि वहीं के वहीं खड़े रह गए। उस रात दोनों को कुछ समझ आने लगा था। जब वे वापस कमरे में बैठे तो दोनों पहली बार चुप थे। कोई आरोप नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई समझाना नहीं। रवि धीरे से बोला, मनोज, हमारी वजह से किसी की जिंदगी तबाह हुई है, मुझे लग रहा है। मनोज ने आंखें बंद कर लीं। पहला झूठ, टीचर के साथ मजाक। दूसरा झूठ, पंडित के बारे में अफवाह। तीसरा झूठ, ऋषभ के पैसे चोरी का इल्जाम। रवि ने सिर हिलाया, और ये चौथा, किसी के तलाश में हमें ढूंढ रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंदर अंदर दोनों जानते थे, झूठ अब केवल शरारत नहीं रहा था, ये किसी की तबाही थी, और वही तबाही अब वापस लौट कर आ रही थी। उस रात मनोज और रवि में किसी ने भी नींद लेने की हिम्मत नहीं की। वे कमरे में बैठे खामोश थे, लेकिन अंदर इतनी बेचैनी भरी थी मानो हवा भी पसीना छोड़ रही हो। कमरे की रोशनी चालू थी, पर फिर भी अजीब सा अंधेरा महसूस हो रहा था, जिस तरह मन के अंदर उतरी हुई रात होती है। रात के करीब 2 बजे तक दोनों एक शब्द भी नहीं बोले। बस बीच बीच में दीवार घड़ी की कटक कटक गलती बिना चल रही थी, जैसे याद दिला रही हो कि समय चाहे जैसे बीते पर डर यहीं रहेगा। आखिर रवि ने धीरे से कहा, मनोज, हम इससे भाग नहीं सकते, हमें जानना होगा कि यह सब हुआ क्यों, किसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। मनोज ने गहरी सांस खींचते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है तीसरे झूठ से शुरू करना चाहिए, ऋषभ वाला, वही सबसे बड़ा था। नाम लेते ही दोनों की आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब अप्रैल के महीने में स्कूल में चोरी हुई थी और पूरे गांव के बच्चों में शक पैदा हो गया था। मनोज और रवि ने मजाक में वो अफवाह उड़ाई थी कि चोर ऋषभ है, बिना सबूत, बिना सोच, बस मजाक के नशे में। पर परिणाम मजाक जैसा नहीं था। ऋषभ को पूरे गांव, स्कूल, घर, हर जगह शक की नजर से देखा जाने लगा था। रवि का गला भारी हो गया। मनोज, हमने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसी समय मनोज की आवाज कांपी, और फिर कुछ समय बाद वो गांव छोड़कर चला गया। रवि खुद को रोक नहीं पाया। उसने सिर दोनों हाथों में छिपा लिया। कहीं ये सब उसी के कारण तो नहीं चल रहा? मनोज ने सिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें जवाब दे रही थीं। उसे भी इसी का डर था। सुबह होते ही दोनों गांव के पुराने स्कूल पहुंच गए। वहां प्रदीप सर बाहर खड़े थे, जो कभी ऋषभ के सबसे विश्वासपात्र शिक्षक रहे थे। उन्हें देखकर मनोज और रवि के चेहरे पर शर्म उतर आई। रवि ने हिम्मत करके पूछा, सर, ऋषभ कहाँ है अब? शिक्षक ने आंखों में गुस्से, दर्द और तिरस्कार से देखा। तुम दोनों को आज अचानक उसे याद कैसे आ गया? मनोज के पास कोई बहाना नहीं था, बस कह दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। शिक्षक ने लंबी सांस भरी। तुम्हारी गलती ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदली, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। दोनों हिल गए। परिवार? शिक्षक ने कहना शुरू किया, और हर शब्द उनके सीने में तीर बनकर घुसता चला गया। ऋषभ के पिता, उसके चोरी के आरोप के बाद गांव में लोगों ने बात फैलने दी। जो नहीं जानते थे वो झूठ को सच मान बैठे। काम बंद, रिश्तेदार तानों से भरे, लोग शक की नजरों से देखते थे। एक दिन ऋषभ के पिता ने शराब पीकर कहा था, बेटा चोर निकला, अब दुनिया मुंह पर थूकेगी।
कुचल दिए गए विश्वास, टूटे आत्मसम्मान और तानों से लड़ते लड़ते कुछ ही महीनों में वो दिल का दौरा पड़ने से मर गए। मनोज और रवि जड़ हो गए। जमीन जैसे पैरों के नीचे से निकल गई। शिक्षक का अगला वाक्य और भी गहरा था। ऋषभ गांव छोड़कर चला गया, किसी को बताए बिना। वो एक शब्द भी नहीं बोला, बस चला गया। उस बात को 6 साल हो चुके थे। रवि ने टूटते हुए कहा, सर, हमें उससे मिलना है, हम माफी मांगेंगे, सब ठीक करेंगे। शिक्षक ने ठंडे स्वर में कहा, अगर उसने माफ करने का फैसला किया है तो वो खुद आएगा, और अगर उसने बदला लेने का फैसला किया है तो वो भी खुद आएगा। मनोज का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि आखिरी वाक्य में छिपी चेतावनी वही थी जिससे वो डर रहे थे। स्कूल से निकलते समय मनोज ने गेट के पास कुछ देखा। एक छोटा पत्थर जिस पर चौक से लिखा हुआ था, 3 झूठ तोड़ते हैं भरोसा, चौथा खत्म करता है जिंदगी। रवि ने वो पत्थर उठाया। पीछे एक निशान बना था, एक छोटा लाल गोला, बिल्कुल वैसी ही लाल बाली जैसा रूप। रवि की सांस रुकने लगी। मनोज, ये संकेत वही दे रहा है जो हर रात दिखाई देता है। मनोज जैसे पत्थर बन गया। तो वो आदमी सिर्फ डराने नहीं आता, वो याद दिला रहा है कि चौथा झूठ बाकी है और चौथे झूठ के बाद कुछ होने वाला है। रवि ने दांत बींचते हुए कहा, लेकिन चौथा झूठ क्या है? हमने किसे धोखा दिया था कि जिंदगी तबाह हो गई? मनोज के होंठ थरथरा उठे। मुझे लगता है हमें याद नहीं, पर झूठ बोलते बोलते हम भूल गए, और कोई शायद नहीं भूल पाया। उसी क्षण दोनों समझ गए, चौथा झूठ खोजे बिना पीछा नहीं छूटेगा। वो आदमी, वो आवाजें और वो खतरे बस शुरुआत थे। अंधेरा होते ही खिड़की पर एक छाया फिर दिखाई दी, टॉर्च की रोशनी में दमकती लाल बाली। इस बार आवाज आई, साफ, धीमी और ठंडी। तुम्हें पता है किसे धोखा दिया था, तुम बस मानना नहीं चाहते। रवि और मनोज एकदम सन्न। फिर वही आवाज, माफी का समय निकल चुका है, अब हिसाब होगा। और जैसे ही वो छाया गायब हुई, दरवाजे के पास की घंटी बज उठी। दरवाजा खोलते ही जमीन पर एक और पत्र था। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, चौथा झूठ आज याद आ जाएगा, और आज से तुम में से कोई एक मौत के जितना करीब होगा। पत्र नीचे गिर गया। दोनों के पैरों में ताकत नहीं बची थी। अब कहानी सिर्फ डर की नहीं थी, अब ये खेल शुरू हो चुका था। उस रात दरवाजे के बाहर पड़ा पत्र पढ़कर मनोज और रवि जैसे सांस लेना ही भूल गए। कमरा शांत था, पर दोनों के कानों में वही आवाज गूंज रही थी, आज तुम में से कोई एक मौत के जितना करीब होगा। रवि ने कांपते हुए कागज को मोड़ा और एकदम से फेंक दिया। हम डराने वाले खेल में फंस चुके हैं मनोज, कोई हमें पागल कर रहा है। मनोज ने धीमे थके हुए स्वर में जवाब दिया, या फिर हम अपने किए की कीमत चुका रहे हैं। ये पहली बार था जब दोनों अपनी गलती को इतनी गहराई से महसूस कर रहे थे। पर बात सिर्फ पछतावे की नहीं थी, डर इससे कहीं बड़ा था। अगली सुबह दोनों बाहर नहीं निकले, पर गांव के लोग घर के पास से गुजरते रहे। रवि ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। हर चेहरे पर शक था, लेकिन डर नहीं। जिस शख्स से वे डर रहे थे, वो उनमें से कोई नहीं था। दोपहर ढलते ढलते रवि ने कहा, मनोज, अगर ये सब ऋषभ कर रहा है तो वो छुपकर खेल क्यों खेल रहा है? सीधे सामने आकर बदला क्यों नहीं ले लेता? मनोज ने सूखे गले से जवाब दिया, क्योंकि उसे पता है डर से भी बदला लिया जा सकता है। और रवि उस बात से सहमत होने से खुद को नहीं रोक पाया। वो इंसान या जो भी था, उन्हें सीधे मार नहीं रहा था, उन्हें धीरे धीरे तोड़ रहा था। हर याद, हर झूठ, हर अपराध एक एक करके वापस लाकर। 3 बजे के आसपास आंगन में कुत्ता अचानक तेज भौंकने लगा। जब दोनों बाहर गए तो जमीन पर एक पुरानी स्कूल की डायरी पड़ी थी। रवि ने झटके से उठाई। मनोज, ये तो हमारी 9वीं क्लास की डायरी है। पन्ने खुद ब खुद उल्टे, जैसे हवा से नहीं, किसी के हाथ से पलट रहे हों, और एक पेज पर रुक गए। Whose future did you ruin? तुमने किसका भविष्य बर्बाद किया? उस लाइन के ठीक नीचे
नीचे पुराने कागज पर उभरी हुई उंगलियों के निशान, लेकिन मानव उंगलियों की तरह नहीं, जैसे किसी जलने के बाद के जले हुए निशान। मनोज ने डायरी बिना कुछ कहे फेंक दी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। रवि फुसफुसाया, मनोज, 3 झूठ तो याद हैं, पर चौथा? मनोज ने आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा जैसे याद कहीं भीतर रस्सी बनकर बंधी हो और खोलने पर टूटने का डर हो। रवि ने खुद को जांचने पर मजबूर किया। वो पुराने दिन, पुरानी बातें, पुराने मजाक याद करने लगा। तभी अचानक उसे याद आया, भीतर कहीं दबा हुआ वो वाक्य जो कभी उसने हल्के में बोला था। अगर उसे सच होता तो कौन उससे शादी करता? उसके होंठ खुद ब खुद हिल गए। मनोज, चौथा झूठ लड़की वाला था। मनोज ने पलकें उठाईं, जैसे बिजली उसके दिमाग में चल गई हो। नेहा, नेहा के बारे में अफवाह फैलाने वाली बात। बोल कि वो किसी लड़के के साथ रात को भागती फिरती है। रवि का चेहरा मरने जैसा हो गया। और हमने बस हंसकर कहा था, पर गांव वालों ने मान लिया था। मनोज की सांसें टूटने लगीं और उसकी शादी टूट गई थी। कमरे में एकदम मौत जैसी खामोशी फैल गई। दोनों की आंखें भर गई थीं, क्योंकि ये झूठ सिर्फ मजाक या बदला नहीं, किसी लड़की की इज्जत, जिंदगी और भविष्य के साथ खेल था। रवि ने दीवार पर अपना सिर मारते हुए कहा, हमने 2 जिंदगियां बर्बाद की, ऋषभ की और नेहा की, और अब कोई हमारे पीछे इसलिए पड़ा है। पर इसी बीच मनोज ने अचानक कहा, नहीं, ये सिर्फ धोखे का बदला नहीं लगता, कुछ और है, कुछ बड़ा। ऋषभ और नेहा का किसी तरह कनेक्शन है, हमें पता करना होगा। रवि की आंखें बड़ी हो गईं। मतलब वो दोनों एक दूसरे से जुड़े थे? मनोज ने गहरी सांस भरी। शायद। और अगर हमारे झूठ ने दोनों को तोड़ा, तो ये खेल सिर्फ बदले का नहीं, विनाश का है। अचानक कमरे की खिड़की का शीशा टूट गया। दोनों ने डरकर पीछे देखा। अंदर एक कंकड़ गिरा था, उसके साथ एक छोटा पन्ना। रवि ने खोला। अक्षर कांपते हुए लिखे थे, जैसे किसी ने दर्द में लिखे हों। चौथा झूठ याद आ गया, अब हिसाब शुरू। नीचे समय लिखा था, आज रात 12 बजे। और आखिरी लाइन इतनी खौफनाक थी कि दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा और ऋषभ दोनों आज वापस आएंगे, और तुम में से एक आज जिंदा नहीं रहेगा। पत्र मनोज के हाथ से गिर गया। दोनों की सांसें टूटने लगी। अब ये डर का खेल नहीं रहा था, अब मौत का खेल शुरू हो चुका था। कि चिट्ठे की आखिरी लाइन पढ़ते ही मनोज और रवि का पूरा शरीर जैसे पत्थर का बन गया। नेहा और ऋषभ दोनों आज वापस आएंगे, और तुम में से एक आज जिंदा नहीं बचेगा। कमरे में ऐसी खामोशी फैल गई जैसे हवा भी रुक गई हो। रवि ने जैसे तैसे बोलना शुरू किया, अगर सच में वो दोनों लौट आए तो हम क्या करेंगे? हम भाग नहीं सकते। मनोज ने टूटती आवाज में कहा, क्योंकि जहां भी जाएंगे, साथ जो आया है वहीं पीछे पीछे आएगा। अब ये डर इंसानों से नहीं था, ये डर कर्मों से पैदा हुए साये का था, जिसे भागकर नहीं मिटाया जा सकता। रात से पहले दोनों बरामदे में बैठे, जमीन पर नजरें टिकाए, और बरसों से दिल में बंद यादें बाहर आने लगी। रवि फुसफुसाया, अगर उस दिन हम नेहा पर झूठ ना फैलाते तो उसकी शादी ना टूटती, तो शायद वो दुख में वो सब ना करती जो बाद में हुआ। मनोज की पलकों से आंसू गिर रहे थे। और ऋषभ पर चोरी का आरोप न लगाते तो उसके पिता ना टूटते, तो ऋषभ गांव छोड़कर ना जाता। दोनों जानते थे, उनके 3 झूठों ने 2 जिंदगी नहीं, शायद 2 आत्माएं तक तोड़ दी थीं। पर अब सवाल पछतावे का नहीं था, सवाल था कौन लौट रहा है और किस रूप में। 8 बजे गांव में हर तरफ शांति थी, लोग अपने अपने घरों में बंद, पर कोई नहीं जानता था कि गांव के एक घर में मौत का खेल शुरू होने वाला है। रवि ने दरवाजे में लकड़ी की सलाखें लगा दी। मनोज ने सारे खिड़कियों पर पेपर और टेप चिपका दिया।
ताकि बाहर से कुछ दिखाई ना दे। लेकिन दोनों जानते थे कि जिससे डर है वो दीवारें या ताले नहीं रोक सकते। फिर भी इंसान कोशिश करता है जब तक उम्मीद पूरी नहीं मर जाती। 9 बजे कमरे की लाइट चालू, दरवाजे बंद और दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे जैसे अदालत में दोषी अपनी सजा का इंतजार करते हैं। 10 बजे रवि की आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनमें थकान से ज्यादा डर था। मनोज, अगर आज रात मौत मेरे हिस्से आए तो मुझसे माफी चाहता हूं। मनोज ने बिना झिझक आंसुओं के साथ कहा, और अगर मेरे हिस्से आए तो मुझे भी माफ कर देना। हम दोनों गलत थे, लेकिन जानबूझकर बुरे नहीं थे। पहली बार दोनों ने झूठ, शरारत और अहंकार की जगह इंसानियत को जगह दी थी, लेकिन बहुत देर से। खिड़कियों पर टेप के बावजूद हवा का दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई बाहर आकर खड़ा हो गया हो। एकदम अगले सेकंड ताली बजने की आवाज, धीमी, ठंडी, मौत जैसी। मनोज और रवि खड़े हो गए। दूसरी ताली, इस बार और पास से। फिर तीसरी। अब ऐसा लगा जैसे कोई कमरे के अंदर ताली बजा रहा हो। रवि कांपते हुए बोला, हम अकेले नहीं हैं। मनोज के पीछे की दीवार पर टेप हिलने लगा, किसी अदृश्य हवा से नहीं, जैसे कोई उस पर सांस ले रहा हो। अचानक दरवाजे के बाहर से एक कोमल पर बेहद दर्द भरी आवाज आई, मनोज, दरवाजा खोलो। रवि के शरीर में बिजली दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज नेहा की थी। मनोज वहीं जड़ हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ बंद पर आंखें रोने से भरी हुई। फिर वही आवाज, और मजबूत लेकिन टूटी हुई, मनोज, एक बार सामने तो आओ। तुमने मुझे खत्म किया, कम से कम वजह तो सुन लो। मनोज दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। रवि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तू बाहर नहीं जाएगा, वो इंसान नहीं है। पर बाहर आवाज ने जवाब दिया, अगर इंसान नहीं होती तो क्या रो पाती? उसी पल दरवाजे के नीचे से कुछ बहकर अंदर आया। रवि ने पीछे हटते हुए देखा। पानी नहीं, लाल रंग जैसा कुछ, आंसुओं की तरह, खून जैसा नहीं, बल्कि शर्म और दर्द से भरे हुए आंसू। मनोज टूट गया। नेहा, मैं गलत था, मैंने सब बर्बाद किया। बाहर सन्नाटा। फिर आवाज, इतनी दर्द भरी कि दिल चीर दे। मैं सिर्फ अपना दुख सुनाने नहीं आई। रात पूरी होने में 15 मिनट हैं और 12 बजे के बाद खेल मेरे हाथ में नहीं रहेगा। मनोज के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। रवि को सांस लेना मुश्किल लगा। इस बार लड़के की आवाज, रवि, दरवाजा खोल। रवि का पूरा शरीर हिल गया। ये ऋषभ था, सालों बाद वही नर्म लेकिन टूटे हुए स्वर। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरा घर, मेरे बाप को मार दिया। रवि का गला बंद हो गया, शब्द निकल न पाए। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और आत्मग्लानि। ऋषभ ने आगे कहा, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं ये बताने आया हूं कि आज रात सिर्फ एक जिंदा रहेगा, पर मेरी और नेहा की तरफ से नहीं। मनोज और रवि एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके दिमाग में सवाल एक साथ उठा, अगर बदला ऋषभ और नेहा नहीं ले रहे तो फिर कौन? ऋषभ की आवाज टूटते हुए बोली, हम तो खत्म हो चुके हैं, बदला कोई और ले रहा है, वो जो हमारे झूठ की वजह से पैदा हुआ है, जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता। नेहा की आवाज भी जुड़ गई, वो पाप का साया है जो तुम्हारे अपराध से बना है, और वो 12 बजे पूरी तरह सामने आएगा। सारी आवाजें बंद हो गईं। पूरे घर में सन्नाटा। कोई आहट नहीं, कोई ताली नहीं, कोई सांस नहीं। और तभी घड़ी ने बजना शुरू किया। ठन ठन ठन। हर आवाज के साथ कमरे में अंधेरा थोड़ा और फैलता गया, जैसे उजाला हार रहा हो। आखिरी घंटी से ठीक पहले
दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। हवा नहीं थी, कोई आदमी नहीं, बस दरवाजे के पास काला धुआं जैसा आकार जो धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। कोई आंखें नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ खाली गहरी काली जगह जहां इंसान होना चाहिए था। और काली आकृति ने बिना होंठ हिलाए कहा, अब फैसला मेरा होगा। घड़ी ने 12 बजाए। कमरा काला हो गया। 2 चीखें एक साथ गूंजी, एक मनोज की, एक रवि की। अगले दिन सुबह पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा था। कोई जोर से बात भी नहीं कर रहा था, जैसे सब एक दूसरे के बीच कुछ छिपा रहे हों। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी तो मोहित को थी, क्योंकि तीसरा झूठ खुलने के बाद अब खेल और खतरनाक मोड़ पर आ गया था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अब कोई भी कदम गलत पड़ा तो चौथी आफत उस पर गिरेगी, और वो शायद इस बार अपनों को भी साथ ले डूबेगा। मोहित और रीमा घर से निकलकर सीधे पंडित रघुनाथ के घर पहुंचे। दोनों के चेहरे देखकर पंडित समझ गए कि उनके अंदर डर है। दरवाजा बंद करके उन्होंने बार बार वही सवाल पूछा। 3 झूठ हो चुके हैं, लेकिन चौथा क्या है? असली आफत क्या है? ये कौन खेल रहा है? पर पंडित ने जवाब देने के बजाय दरवाजे की चौखट के बाहर ध्यान से झांका, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर धीरे से बोले, अब बताने का समय नहीं है, बस इतना याद रखना, चौथा झूठ सच नहीं, जिंदगी लेगा। ये सुनकर रीमा गुस्से में फट पड़ी। आपने ही कहा कि सच खोलने से आपदा रुकेगी, अब कह रहे हैं कि कुछ मत करो। आखिर खेल कौन खेल रहा है हमारे साथ? पंडित उसके सवाल का जवाब नहीं दे सके, बस इतना बोले, तुम दोनों को बहुत जल्द किसी ऐसे इंसान का सामना करना पड़ेगा जिसे तुमने दुश्मन कभी समझा ही नहीं। ये वक्त था जब बाहर से किसी के भाग कर आने की आवाज आई। गांव का छोटा लड़का रोते रोते बोला कि मोहित के पिता की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, सांस नहीं ले पा रहे। ये सुनकर मोहित के पैरों से जमीन खिसक गई। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा, डॉक्टर बुलाया, दवाई दी गई, हालात संभले, लेकिन डॉक्टर ने एक बात कही जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। ये कोई बीमारी नहीं, किसी ने दवाई में कुछ मिलाया है। रीमा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, मोहित के हाथ कांपने लगे, और तभी उसे अलमारी में रखा वही पुराना बॉक्स याद आया जिसे खोलने के बाद से मुसीबतें शुरू हुई थीं। उसने डर और शक दोनों में आकर बॉक्स फिर से निकाला। इस बार बॉक्स खोलते ही उसे अंदर एक पुराना कागज मिला जो पहले कभी नजर नहीं आया था। उसमें सिर्फ 3 पंक्तियां लिखी थीं। पहला झूठ बोलें, जाल खुल जाएगा। दूसरा झूठ बोलें, रास्ता बन जाएगा। तीसरा झूठ बोलें, समय थम जाएगा। चौथा झूठ बोलें और किसी अपने की सांस रुक जाएगी। ये पढ़कर उसके अंदर जैसे करंट दौड़ गया। सब समझ में आया। उसके पिता की जान पर जो चोट पहुंची है वो चौथे झूठ की चेतावनी थी। चौथी आफत शुरू हो चुकी थी। उस रात मोहित सो नहीं सका। कमरे में आते जाते वो पैर पटक रहा था, दिमाग फटने वाला था। रीमा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मोहित सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, चौथा झूठ मेरे मुंह से निकलेगा तो किसी की मौत होगी। लेकिन झूठ क्या है? कौन चाहता है कि मैं बोलूं? और ये कौन भेज रहा है ये संकेत? 4 बजे रात को अचानक मोहित को लगा जैसे उसका मोबाइल किसी ने ऑन कर दिया है। स्क्रीन पर व्हाट्सएप का एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। झूठ तो तुम बोलोगे ही, चौथा बच ही नहीं सकता। इस बार लक्ष्य कोई और नहीं, रीमा है। रीमा जैसे पत्थर की तरह जम गई। मोहित ने गुस्से और डर के बीच फोन को जमीन पर दे मारा। वो चीख पड़ा, तू करेगा क्या? सामने आ डरपोक। मैसेज तुरंत फिर आया, जब तक सच का मालिक सामने नहीं आएगा, झूठ मरता नहीं, और झूठ बोलेगा तुमसे वही जो तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। उसके कुछ सेकंड बाद घर की खिड़की के बाहर किसी लंबी परछाई का अक्स दिखाई दिया, एकदम स्थिर, बिना हिले, बिना कोई निशान छोड़े। ये सब डराने के लिए काफी था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना ये था कि अब मोहित को साफ महसूस होने लगा था, खेल कोई बाहर से नहीं खेल रहा, खेल घर के अंदर कहीं चल रहा है। और तभी मोहित की मां ने पहली बार जुबान खोली, ऐसे स्वर में जो पहले कभी नहीं सुना गया था। जिसे तुम दुश्मन ढूंढ रहे हो, शायद वो पहले से ही तुम्हें जानता है, तुम्हारे अंदर तक, तुम्हारे भूत, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे राज, सब। मोहित की रीढ़ में ठंड दौड़ गई।
माँ के चेहरे पर वैसा ही भाव था जैसे उन्हें कुछ पता है, लेकिन वो बोलने से डर रही थीं। मोहित ने कांपती आवाज में पूछा, माँ, आपको क्या पता है? माँ ने धीरे धीरे सिर उठाया, पर बोलने ही वाली थीं कि अचानक घर के बाहर फिर से वही अजीब आहट सुनाई दी। कदमों की नहीं, जैसे कोई दीवार पर पूरे नाखून घसीट रहा हो। मोहित और रीमा दोनों सन्न रहे, और तभी माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, चौथा झूठ तभी रुकेगा जब तुम सच से अपनी आंखें मिलाने की हिम्मत करोगे। घर के बाहर नाखून घसीटने जैसी आवाज कुछ सेकंड तक आती रही और फिर अचानक बंद हो गई। मोहित ने खिड़की की तरफ देखा, मगर बाहर सिर्फ धुंध थी, जैसे कोई वहां था लेकिन जानबूझकर दिखना नहीं चाहता था। पूरा घर भय से सिहर रहा था। मां ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अचानक उन्होंने होंठ चबा लिए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। मोहित का दिमाग टूटने लगा था। वो गुस्से में, डर में, शक में हर दिशा में भटक रहा था। उसने मां को पकड़कर हल्का सा झकझोरा, सच क्या है? आखिर चौथा झूठ किससे जुड़ा है? कोई हमारा पीछा क्यों कर रहा है? मां की आंखों से आंसू टपके, लेकिन उनके होंठों पर तालाबंदी थी। वो बस इतना बोल पाईं, सच बहुत पुराना है और जहर बन चुका है। ये सुनकर मोहित अंदर से कांप गया। पुराना सच, मतलब ये सब कुछ अतीत से जुड़ा था, लेकिन कौन सा? उसी रात मोहित ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। फर्श पर बैठकर उसने पुराने एल्बम, पुराने कागज, पुराने फोटो सब खोजने शुरू कर दिए। उसे उम्मीद थी कि कोई सुराग मिल जाएगा। अचानक एक फोटो उसके हाथ लगी जिसमें उसके पिता के साथ कुछ लोग थे, और उन्हीं में एक व्यक्ति की शक्ल देखकर वो ठिठक गया। वही चेहरा, वही आंखें, वही फीचर्स जो कल रात खिड़की के बाहर दिखी परछाई से मेल खा रहे थे। मोहित की सांसें अटक गईं। उसी फोटो के पीछे एक तारीख लिखी थी, 17 साल पुरानी। फोटो की तहों में एक छोटा स्टिकर भी चिपका हुआ था। उस पे बस 3 शब्द लिखे थे, सच का सौदा। मोहित ने स्टिकर निकालकर जेब में रखा और सीधा अपने पिता के कमरे में पहुंचा। पिता की सांसें थोड़ी संभल चुकी थीं, लेकिन चेहरा थका और बुझा हुआ था। मोहित ने बिना घुमाए फिराए पूछा, ये आदमी कौन है और सच का सौदा क्या है? घबरा गए, जैसे अचानक मौत सामने आ गई हो। उन्होंने फोटो उठाकर ऐसे दबोचा जैसे दुनिया से छिपा लेना चाहते हो। इस नाम को मत छेड़ो मोहित। अगर ये सच बाहर आया ना, तो चौथा झूठ बोलने की नौबत आएगी और फिर कोई बचेगा नहीं। मोहित दांत भींचकर बोला, अगर सच नहीं जानूंगा तो वो आदमी खुद हमसे छीन लेगा जो भी उसे चाहिए, चाहे वो मेरी मां हो या रीमा। ये सुनकर पिता के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अपराध बोध उभर आया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, वो मेरा दोस्त था, बिजनेस पार्टनर, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया। उसके हिस्से का सब कुछ मैंने अपने नाम कर लिया। वो आज भी जिंदा है और लौट आया है। ये सुनकर मोहित को लगा जैसे जमीन फट गई। पिता ने कुछ सेकंड और रुके और धीमी आवाज में बोले, उसने जाते वक्त कहा था, तूने मेरे साथ 3 झूठ बोले, लेकिन मेरा बदला चौथे झूठ से पूरा होगा। मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। सब कुछ जुड़ गया। 3 झूठ जिसके बारे में वो आदमी जानता था, और अब चौथा झूठ मोहित के मुंह से निकलवाकर किसी अपने की जान लेना चाहता था। जितना सोचा उतना डर गहरा था गया। मोहित ने खुद से वादा किया कि वो झूठ नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहां थी। अगले दिन सुबह जब वो रीमा को ढूंढ रहा था, अचानक उसके मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर रीमा दिखी, एक अंधेरे कमरे में हाथ बंधे हुए, आंखों में चुपचाप बहते आंसू, पर उसके पीछे वही चेहरा खड़ा था, वही आदमी, फोटो वाला। आवाज उसकी नहीं, एक मशीन जैसी गूंजती आवाज आई, तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, जवाब अगर सच हुआ तो मैं उसे छोड़ दूंगा, और झूठ हुआ तो यही अभी यहीं मर जाएगी। मोहित की नाड़ी रुक गई। उस आदमी ने सवाल पूछने से ठीक पहले कहा, बोलते वक्त दिल से नहीं, दिमाग से मत सोचना। दिमाग सच छिपा सकता है, लेकिन दिल हमेशा झूठ बोलता है। और फिर सवाल आया,
क्या तुम रीमा से शादी इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो, या इसलिए क्योंकि तुम अकेले रहने से डरते हो? कमरा घूम गया। रीमा की आंखें, आंसू। वो डरी नहीं थी, बल्कि इंतजार कर रही थी मोहित क्या बोलेगा। ये सवाल साधारण नहीं था, जवाब भी साधारण नहीं हो सकता था, और मोहित समझ गया। सच और झूठ में अंतर करने वाला कोई और नहीं, वो खुद है। जवाब देने से पहले उसकी आवाज फंस गई, दिल धड़क रहा था, गला सूख गया, और तभी वो आदमी बोला, तुम्हें पता है, चौथा झूठ सच से भी ज्यादा मारक होता है। मोहित के होंठ हिले, एक शब्द निकला, और रीमा की आंखें फैल गईं। क्या उसने झूठ बोला? क्या सच बोला? इसका अंदाजा किसी को नहीं लग पाया, क्योंकि अगले ही पल वीडियो कॉल कट गया। मोहित चिल्लाया, रीमा रीमा, लेकिन स्क्रीन काली थी और कमरे में सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा। उसके मुंह से निकला वो एक वाक्य अब पूरी कहानी को तय करेगा। वीडियो कॉल कटते ही मोहित जैसे पागल हो गया। पूरा घर खंगाल डाला। फोन बार बार डायल करता रहा, लेकिन न कॉल लगा न कोई मैसेज आया। दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, उसने सच बोला या झूठ? उसे खुद को भी याद नहीं आ रहा था कि डर, घबराहट और बेचैनी के बीच उसकी जुबान से निकला शब्द कितना सच्चा था या कितना मजबूर। बस इतना याद था कि उसकी आवाज कांपी थी और जवाब देते समय दिल एक पल के लिए टूट सा गया था। रीमा के गायब होने के बाद पूरा घर और भी खामोश हो गया। मां रोती रहीं, पिता अपनी आंखों से बचते रहे, और मोहित लगातार खुद को दोष देता रहा कि शायद उसी के एक शब्द ने सब खत्म कर दिया। लेकिन अंदर एक छोटी सी उम्मीद भी थी, शायद रीमा भी जिंदा हो, शायद देर नहीं हुई, और शायद चौथी आफत को रोका जा सकता है। उस रात मोहित को एक संदेश मिला। इस बार टेक्स्ट नहीं, एक लोकेशन शेयर की गई थी। बिना एक सेकंड सोचे वो वहां पहुंच निकला। लोकेशन गांव के बाहर पुराना कच्चा घर था, बिल्कुल मरघट जैसा सूना, जैसे बरसों से कोई नहीं रहा हो। खिड़कियों पर जाले, टूटा दरवाजा, हवा का शोर और अंधेरा, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। मोहित ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक लंबा कमरा था, बीच में एक कुर्सी, उस पर बैठी रीमा, बंदी हुई लेकिन जिंदा। उसकी आंखें मोहित को देखकर डरी नहीं बल्कि राहत से भर गईं। लेकिन उसके ठीक पीछे खड़ा वो आदमी, वही चेहरा, वही खतरनाक आंखें, जिसने इस खेल को शुरू से चला रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी, खुश हो जाओ, चौथा झूठ बोल दिया तुमने, लेकिन खेल अभी पूरा नहीं हुआ, असली बदला अभी बाकी है। मोहित चीखा, तू क्या चाहता है? बदला मुझसे ले, उससे नहीं, उसने कुछ नहीं किया। आदमी हंसा नहीं, गुस्सा भी नहीं हुआ, उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। तुम्हारी जिंदगी ने मुझसे सब छीन लिया, तुम्हारे पिता ने मुझसे सब छीन लिया, पर सबसे बड़ा घाव तुमने दिया। तुम जन्मे तभी मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मोहित स्तब्ध रह गया। रीमा भी समझ नहीं पाई कि बात किस दिशा में जा रही है। आदमी ने धीरे धीरे पूरी सच्चाई खोलनी शुरू की। जब तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया था, हमारे कारोबार में, हमारी दोस्ती में, मैंने सब गंवाया, घर, रिश्ते, पैसा, पहचान। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं उसका सबसे प्यारा रत्न उससे छीन लूंगा, पर तब तुम पैदा हुए, और उसी दिन मैंने अपना मकसद तय किया। मैं तुम्हें तबाह करूंगा जैसे तुम्हारे पिता ने मुझे कर दिया। पर सबसे बड़ा झटका आगे था। उस आदमी ने रीमा के पीछे पड़ी मेज से एक पुराना कागज निकाला, एक जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें उसका अपना नाम और मोहित की मां का नाम साथ लिखा था। मोहित के पैरों से जमीन खिसक गई, दिमाग सुन, सांसें रुक गई। आदमी ने आखिरी वार किया, तुम्हारे पिता ने सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं छीना था, मेरी पत्नी भी छीन ली थी। तुम्हारी मां पहले मेरी पत्नी थीं, और तुम मेरे बेटे हो। कमरा घूमने लगा। मोहित के कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दर्द का जो तूफान उठा वो अकल्पनीय था। वो इंसान जिसे वो दुश्मन समझ रहा था, जिस पर गुस्सा निकाल रहा था, असल में वही उसका असली पिता था। चौथा झूठ वो नहीं था जो वीडियो कॉल पर बोला गया था। चौथा झूठ वो था जिसे मोहित जन्म से सुनता आया था। तुम्हारे पिता वही हैं जिनके घर तुम पले बढ़े हो, और उसे झूठ मानने में जितने साल लगे, उसी को सच साबित करने में उस आदमी ने 17 साल लगाए। मोहित रो पड़ा, लेकिन आंसू उसके लिए नहीं, अपने लिए थे। उसकी पूरी जिंदगी, पूरा बचपन, पूरा विश्वास, सब झूठ की नींव पर खड़ा था। आदमी आगे बढ़ा।
मैंने बदला ले लिया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी आत्मा सब तोड़ दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। मेरे लिए बदला पूरा हुआ। तुम चाहो तो मुझसे नफरत करो या अपने असली पिता को अपना लो। रीमा बंधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें मोहित को बोल रही थीं, फैसला तुम पर है। मोहित ने कांपते हाथों से रस्सी खोलने गया, पर कदम रुक गए। पहली बार उसके सामने 2 नहीं 3 रास्ते थे। आदमी को दुश्मन मानकर खत्म करना, उसे पिता मानकर अपनाना, या सब कुछ छोड़कर रीमा को लेकर दूर चले जाना। उसने कुछ सेकंड सोचा नहीं, सिर्फ महसूस किया। वो आदमी के पास गया और उसके सीने से लिपटकर बच्चा बनकर रो पड़ा। 17 साल का बदला, गुस्सा, दर्द, नफरत सब एक पल में टूट गया। जाल, झूठ, धोखा सब खत्म। रीमा ने उसे गले लगाया और आदमी जो पत्थर बन चुका था, पहली बार रोया। उस दिन मौत नहीं हुई, उस दिन चौथा झूठ टूटा, क्योंकि पहली बार सच को जगह मिली। घर लौटने पर पिता और मां दोनों टूट चुके थे, लेकिन मोहित ने किसी को नहीं छोड़ा। उसने अपनी दोनों पहचाने, दोनों रिश्ते, दोनों सच्चाइयां स्वीकार कीं, क्योंकि बदले से कोई जीतता नहीं, लेकिन सच स्वीकार करने से हर घाव भर सकता है। और यही इस कहानी का असली अंत था। धोखे, नफरत और डर की सबसे बड़ी हार, सच की सबसे बड़ी जीत।